हाँ तो बच्चों, हम लोग 8 क्लास के साइंस के बायोलॉजी में आज 10वां क्लास है। हम लोग का 8 क्लास के साइंस के बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उस क्लास का ये 10वां दिन है। और हम लोग पिछले जो क्लासेस में देखा था, पिछले क्लास में यानी 9 डे में जो पहले देखा था वह मुर्गी पालन टॉपिक तक हम लोगों ने पढ़ा है। मुर्गी पालन तक पढ़ा था, जिसमें मुर्गियों के प्रकार के बारे में जाना था, पोल्ट्री पक्षियों को चारा के बारे में देखा था, अंडे देना, अंडों के बारे में देखा था, अंडों का परीक्षण देखा था। ठीक है। आज बायोलॉजी की 10वीं क्लास में 8 क्लास के साइंस के बायोलॉजी के 10वीं क्लास में आज हम लोग मत्स्य पालन के बारे में देखेंगे, यानी मत्स्य पालन कैसे किया जाता है। मत्स्य का मतलब होता है कि मछली का पालन, है ना। तो मछली का पालन ही मत्स्य पालन कहलाता है। तो मछली मनुष्यों का पालना व्यापारीकरण आज से नहीं, बहुत पहले से, प्रागैतिहासिक काल से ही मछली का पालन मानवों द्वारा किया जाता है। शुरू में विशेष रूप से जो व्यक्ति तटीय क्षेत्रों में रहते थे या तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते थे, वो मछली का प्रयोग प्रोटीन के लिए ज़्यादा उपयोग करते थे। यानी मछली में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मछली में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन समृद्ध आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में समुद्र, नदियों, ताल, पोखरों आदि में बहुत अधिक मछलियां पाई जाती हैं। समुद्र में, नदियों में, ताल होता है, पोखरा, तालाब वगैरह में मछलियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो भारत की प्रमुख खाद्य मछलियां, यानी जो भारत में हम मछलियों को खाते हैं उसके कुछ प्रकार हैं। तो मछलियों की आवास के आधार पर मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया है, समुद्री मछलियां और ताजे जल की मछलियां। समुद्री मछलियां और ताजे जल की मछलियां, देखिए, समुद्री मछलियां वह मछलियां होती हैं जो समुद्र में रहती हैं, और ताजे मछलियां वह मछलियां होती हैं जो पोखरा, तालाब वगैरह में रहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि समुद्री मछलियां यानी समुद्र में नमक की मात्रा होता है, लवण की मात्रा होती है। समुद्री जल में नमक की मात्रा होता है, तो समुद्री मछलियों को लवणीय मछलियां भी कहा जा सकता है। तो समुद्री मछलियों में बॉम्बे डॉक, ईल, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सालमन तथा सारडाइन मछलियाँ आती है। ये सभी जो मछलियाँ होती है ये समुद्री मछलियाँ होती है जो समुद्र में पाई जाती है। ताजे जल के मछलियों में, यानी जो हम लोग यहाँ नदी, तालाब, पोखरों में पाए जाते हैं, जैसे रोहू है, कलवासू है, कटला है, मांगुर है, सिंगी है, मल्ली है, सिंघाड़ा है, ये जो मछलियाँ है ये ताजे जल के मछलियाँ हैं। ताजे जल की मछलियाँ क्यों कहेंगे? क्योंकि इस जल में लवण की मात्रा नहीं पाई जाती है, फ्रेश जल पाया जाता है, ताज़ा जल पाया जाता है। तो इस तरह की मछलियों को ताजे जल की मछलियाँ कहा जाता है। ठीक है। तो समुद्री मछलियाँ
एवं ताजे जल की मछलियों को हम लोगों ने देखा। अब मत्स्य संवर्धन, देखिए मत्स्य संवर्धन, संवर्धन का मतलब होता है कल्चरल, यानी जिसमें मछलियों को हम पालते हैं और उसको प्रजनन कराते हैं, है ना। तो जहां पर हम प्रजनन कराते हैं उसी को संवर्धन कहा जाता है। ठीक है। तो मछलियों को छोटी नदियों, तालों, नहरों, विशेष रूप से निर्मित तालाबों में बड़ा किया जाता है, जिसे हम प्रजनन ताल कहते हैं। यानी जिस जगह पर तालाब में, नदी में, झील में, नहरों में जहाँ पे मछलियों को हम पालते हैं और पाल करके उसको बड़ा किया जाता है, उसको प्रजनन ताल कहते हैं, प्रजनन कराए जाते हैं। तो ताजे जल की मछलियों को पालने के लिए मछलियों के अंडों को नर्सरी में डाल दिया जाता है। यानी जो ताजे जल की मछलियां होती है तो वो अंडे देती हैं, तो उसकी अंडों को नर्सरी में डाल दिया जाता है। नर्सरी का मतलब होता है कि जहाँ पे अंडा का संवर्धन करते हैं, तालाब में हो, नहर हो, पोखरा हो, जहाँ भी हो, तो जहाँ पे हम मछलियों की अंडा को डालते हैं बड़ा होने के लिए, स्फुटन के लिए, उसको नर्सरी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मछलियों को पालने के लिए मछली के अंडों को नर्सरियों में डाल दिया जाता है, जिन्हें स्फुटनशाला कहते हैं। स्फुटनशाला का मतलब होता है जहाँ पे अंडा का स्फुटन होता है, यानी अंडे से जो लार्वा निकलता है ना, उसको स्फुटनशाला कहते हैं। तो यानी जहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ निकलती है, मछलियों के अंडे से छोटी छोटी मछलियाँ निकल जाती है, उन मछलियों को चारा खिलाया जाता है तथा उनका देखभाल किया जाता है, और बाद में बड़ी हो जाने पर उनका प्रजनन कराया जाता है। ताजे जल में मछली पालन करने को देसी मछली पालन कहते हैं। देसी मछली पालन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो तालाब है, नदी है, झील है, ये हमारे गांव के आसपास पाए जाते हैं। तो आसपास जो पाए जाते हैं उसमें हम मछली का पालन करते हैं, इसीलिए इसको देसी पालन कहते हैं। क्योंकि ये हमारे घर के आसपास होता है, इसीलिए इसको देसी मछली पालन कहते हैं। और समुद्री मछली पालन, यानी जो समुद्र में होता है, तो समुद्र में होता है तो समुद्र तो हमारे घर के आसपास है नहीं, वो तो बहुत दूर है, इसलिए जहाँ समुद्र में मछलियाँ पाई जाती है उसको समुद्री मछली पालन कहते हैं। समुद्री मछलियों को समुद्र तटों से मछली पकड़ने की नौका द्वारा, यांत्रिक मशीनों द्वारा, चारा डालकर, जाल डालकर अथवा ट्रोलों द्वारा पकड़ा जाता है। यानी समुद्री मछलियाँ निश्चित तौर से वो हमारे साधारण तरीके से पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि समुद्र में समुद्र गहरा होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो निश्चित तौर से अगर समुद्र के मछलियों को पकड़ना है तो कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। वह टेक्नोलॉजी है कि पहले उसमें चारा डालेंगे तो मछलियाँ चारा खाने आएगी, तो उसमें जाल डालेंगे या ट्रॉलरों द्वारा पकड़ा जाता है, इससे वो पकड़ में आती है। ठीक है। मछलियों का संरक्षण अति प्रशीतलन द्वारा, यानी फ्रीजिंग किया जाता है। जब ज़्यादा मछलियाँ होती है तो उसको सभी एक समय नहीं खाया जा सकता है, सभी का एक समय मार्केटिंग नहीं हो सकता है, तो उसके लिए फ्रीजिंग किया जाता है, डीप फ्रीजिंग। यानी उसको इस तरह से फ्रीजिंग किया जाता है, ठंडा बस्ते में रखा जाता है ताकि वो सड़े गले नहीं। धूप में सुखाकर भी रखा जाता है, नमक लगाकर भी रखा जाता है ना, और डिब्बा बंद कर दिया जाता है। एक बार रखने के बाद उसको, उस बक्से को इस तरह से सील किया जाता है कि उसके अंदर किसी तरह के वायु फिर दोबारा प्रवेश नहीं करे, जिससे जब वायु प्रवेश नहीं करेगा तो निश्चित तौर से वह क्या होगी, खराब नहीं होगा, मछलियाँ खराब नहीं होगी। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मधुमक्खी पालन। देखिए
मधुमक्खी पालन जो किया जाता है शहद तथा मोम के उत्पादन के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों को आसानी से पालतू बनाया जाता है क्योंकि इनका जो मिजाज होता है काफी मिलनसार होता है। सभी कीटों की तरह इसमें भी 2 जोड़े पंख होते हैं, 3 जोड़ी पैर होती हैं और मधुमक्खियां एक सामाजिक कीट है। ये सामाजिक कीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे आसपास रहती है और हम जहाँ चाहते हैं वहाँ इसको समूह में रखते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए इसको रखते हैं, इसीलिए इसको सामाजिक कीट कहा जाता है। इसका समूह निर्वहन घोंसले में रहता है, यानी इसका जो समूह होता है, मधुमक्खियाँ हमेशा समूह में रहती है, तो इनका समूहीकरण होता है। तो एक घोंसले में होता है, उस घोंसले का नाम छत्ता है। जो हम गाँवों में देखते हैं कि मधुमक्खियाँ छत्ते लगाई रहती है, तो मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ों जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसकी शाखाओं पर हम देख सकते हैं। घरों में देखते हो कि बड़े बड़े जो इमारत बनाई रहती है उसके जो छज्जे निकले रहते हैं उसमें भी ये मधुमक्खियाँ लग जाती हैं। पानी को की टंकियों पर भी लटके हुए दिखाई देते। और मधुमक्खियों को बक्सों में भी पाला जाता है। ठीक है, तुम लोग बच्चे कहीं जाते होगे तो देखते होगे कि रोड के किनारे बहुत सारे बक्से रखे रहते हैं। वह उसी बक्सा में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। उसी तरह से छोटे छोटे बक्से बनाए जाते हैं और उसको वहाँ पर रखा जाता है रोड के किनारे, जहाँ पे अगल बगल जो पौधे फूल वगैरह फुलाए रहते हैं। चूँकि मधुमक्खियाँ फूल के रस को ही चूस कर लाती है और अपने छत्ते में उस रस को डालती है। तो मधुमक्खियों को बक्सों में भी पाला जाता है। इन बक्सों को मधुमक्खी शाला भी कहते हैं। मधुमक्खी या जो भी मधुमक्खियाँ होती है बक्से के फ्रेम पर छत्ते विकसित कर देती है, यानी वो जो बक्सा बनाते हैं उस बक्से में मधुमक्खियाँ छत्ता बना देती हैं और मधुमक्खियों की सभी गतिविधियाँ बक्से तक ही सीमित रहती है, यानी बक्से से बाहर जाती है और बाहर से जो फूलों का, विभिन्न तरह के पौधों के जो फूल होते हैं उसके रस को जो चूस कर लाती है, फिर वो बक्से में ही ला करके अपने छत्ते में डाल देती है। ठीक है, तो मधुमक्खी का जीवन चक्र हम लोग देखेंगे। मधुमक्खी का जीवन चक्र, तो मधुमक्खियों का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। यानी मधुमक्खियाँ पहले अंडे देती हैं, अंडे से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर वयस्क होता है। ठीक है, इस तरह से एक बड़ा मधुमक्खियाँ बन जाती हैं। तो देखिए, रानी मक्खी छत्ते के प्रत्येक कोष में अंडे देती है। यानी देखिए यहाँ पर 3 तरह के मधुमक्खी को दिखाया गया है। चित्र 1.16 में जो दिखाया गया है, चित्र 1.16 में रानी मधुमक्खी को दिखाया गया है। पुमधुप मक्खी, यानी पुमधुप मक्खी को नर मक्खी भी कहा जाता है। और 3 नंबर जो मक्खी को दिखाया गया है वह कर्जकर्ता मक्खी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, तो रानी मक्खी जो होती है वो छत्ते के प्रति कोष में, यानी छत्ता देखोगे तो उसमें कोष बना रहता है, छोटे छोटे गड्ढे बने रहते हैं, उसे कोष कहते हैं। उसी कोष में अंडे देती है। 3 दिन के बाद अंडे में से लार्वा निकल जाता है। यानी रानी मक्खी जो अंडे देती है उस अंडे से तीसरे दिन, यानी 3 दिन के बाद लार्वा निकल जाता है। लार्वा अवस्था 6 दिनों तक रहता है। यानी लार्वा अवस्था जो होता है वो 6 दिनों तक बना रहता है। फिर लार्वा से प्यूपा में बदल जाता है, यानी लार्वा जो होता है प्यूपा में बदल जाता है। और प्यूपा फिर क्या करता है, प्यूपा ही फिर वयस्क कीट बन जाता है।
तो वयस्क कीट बनने में 7 दिन का समय लगता है। यानी लार्वा बनता है तो लार्वा से प्यूपा बनता है, और फिर प्यूपा से वयस्क कीट बनता है, पूर्ण कीट बन जाता है। तो प्यूपा से वयस्क कीट बनने में 7 दिनों का समय लगता है। कार्य के आधार पर मधुमक्खी के निर्माण में 3 प्रकार के वयस्क होते हैं। कार्य के आधार पर मधुमक्खी की निर्वहन में 3 प्रकार के वयस्क होते हैं। रानी मधुमक्खी होती है, जो हमने पहले बताया। नर कीट होता है, जिसको पुम धूप मक्खी भी कहा जाता है। और कर्जकर्ता होती है। कर्जकर्ता का काम है कि बाहर से फूलों के रस को चूस कर लाना। नर कीट का काम है कि रानी मक्खी को प्रजनन करना, और रानी मक्खी का काम है अंडे देना। ठीक है ना। तो इस तरह से तीनों हुआ। शहद यानी हनी, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित कर लेती है और शहद बनाती है। शहद को छत्ते में से निष्कर्षण के द्वारा निकाला जाता है। यानी शहद जो होता है, यानी शहद क्या है? विभिन्न तरह के फूलों के रस होते हैं, जो रस वह छत्ते के विभिन्न कोषों में रहता है, और छत्ते के विभिन्न कोषों से शहद को निकालना ही निष्कर्षक कहलाता है। यानी निष्कर्षक के द्वारा ही शहद को निकाला जाता है। इसे स्वच्छ तथा वायुबंद बोतलों में संचित किया जाता है। यानी इसको अच्छी तरह से स्वच्छ तथा वायुबंद बोतलों में रखा जाता है। और शहद में कभी कभी शक्कर तथा गुण की भी मिलावट कर दी जाती है। शहद में कभी कभी शक्कर तथा गुण की मिलावट भी कर दी जाती है। इसका एक सरल परीक्षण द्वारा पता लगाया जा सकता है। शहद की शुद्धता का परीक्षण। देखिए, शहद शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको हम पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए 1 गिलास पानी हम लेंगे और इसमें शहद की कुछ बूंदें डालेंगे। यदि शहद की बूंदें पानी में जब गिरती है तो उसकी धारा निरंतर बनी रहती है, यानी वो पानी में जल्दी पिघलता नहीं है, तो ये समझेंगे कि शहद शुद्ध है। यदि शहद को हम पानी में डाला और शहद पानी के साथ मिलने लगा, उसमें पानी में घुलने लगा ऑटोमेटिक, तो समझिए कि शहद शुद्ध नहीं है, उसमें गुण या चीनी मिलाया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो इसमें हम आज प्रश्न लिख लेंगे। प्रश्न क्या लिखेंगे कि प्रश्न लिखेंगे कि समुद्री मछली किसे कहते हैं? समुद्री मछली किसे कहते हैं? समुद्री मछलियों के नाम लिखें। समुद्री मछली किसे कहते हैं? समुद्री मछलियों के नाम लिखें। दूसरा का क्वेश्चन लिखेंगे, शहद की शुद्धता का परीक्षण कैसे करते हैं? देखिए, शहद की शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है। यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।